आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसके बारे में सुनकर मतलब लगता है कि ये किसी फैंटेसी नॉवेल की कहानी है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से भी सदियों सदियों पुरानी थी, हम्म। जिसकी लाइब्रेरी 9 मंजिला थी और उसमें कहते हैं 90 लाख किताबें थीं। 90 लाख। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं थी, ये सच था। ये प्राचीन भारत का गौरव था, नालंदा। और हाल ही में इसका नया कैंपस खुला है, तो ये बिल्कुल सही मौका है ये समझने का कि आखिर ये था क्या। बिल्कुल। और ये सिर्फ खंडरों की कहानी नहीं है। ये एक विचार की कहानी है, एक ऐसे ज्ञान केंद्र की कहानी जिसकी विरासत आज भी जिंदा है। हाँ, आज हम नालंदा के उदय, उसके सुनहरे दौर, उसके दुखद विनाश और अब आधुनिक युग में उसके पुनर्जन्म की पूरी यात्रा को समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस अद्भुत विचार की नींव किसने और कब रखी? क्या ये किसी एक राजा का सपना था जिसने इसे बनाया? इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 1600 साल पहले, 427 ईस्वी में। 427 ईस्वी। हाँ, इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी और यहीं पर पहली दिलचस्प बात सामने आती है। गुप्त शासक हिंदू थे, लेकिन उन्होंने एक बौद्ध शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र को न सिर्फ बनवाया, बल्कि उसे पूरा संरक्षण भी दिया। ये एक मिनट, ये बात बहुत गहरी है। मतलब उस समय के शासकों के लिए ज्ञान का सम्मान किसी एक धर्म की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। निश्चित रूप से ये उस दौर की सांस्कृतिक और धार्मिक उदारता को दिखाता है। तो ये संरक्षण सिर्फ कुमार गुप्ता की नहीं रहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बाद सम्राट हर्षवर्धन आए, बंगाल के पाल शासक जैसे धर्मपाल और देवपाल, और यहाँ तक कि असम और जावा सुमात्रा जैसे विदेशी शासकों ने भी इसमें योगदान दिया। तो एक तरह से ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। बिल्कुल कह सकते हैं। और मैंने सुना है कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 200 गांव दान में मिले हुए थे। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन 200 गांवों से जो भी राजस्व आता था वो सीधे विश्वविद्यालय के खर्च के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा। इसी वजह से वहां पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए शिक्षा, भोजन, कपड़े, रहना और यहाँ तक कि इलाज, सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त था। सब कुछ मुफ्त? हाँ, ये ज्ञान को एक व्यापार नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी मानता था। तो इतने सारे संसाधनों का असर इसके कैंपस पर भी दिखता होगा। कैसा था नालंदा का आर्किटेक्चर? मतलब क्या ये किसी महल जैसा था? ये किसी महल से कम नहीं था। आप कल्पना कीजिए, पूरा कैंपस एक बहुत बड़ी दीवार से घिरा हुआ था जिसमें एक ही मुख्य दरवाजा था। एक ही गेट? हाँ, खुदाई में अब तक 11 विहार यानी मठ और 14 मंदिर मिल चुके हैं। इमारतें खूबसूरत लाल पत्थर से बनी थीं। अच्छा। जो मठ थे वो कई कई मंजिला ऊंचे होते थे और उनमें छात्रों के लिए 300 से ज्यादा कमरे थे। वाह। हर कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी बनी होती थी और दीवार में एक ताका होता था दिया और किताबें रखने के लिए। और यहाँ करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। हाँ, मतलब शिक्षक और छात्र का अनुपात लगभग 1.7 या 1.8 का रहा होगा। सिर्फ लेक्चर नहीं होते होंगे, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच गहरी बातचीत, बहस और व्यक्तिगत मार्गदर्शन होता होगा। बिल्कुल सही। ये रटने पर नहीं बल्कि तर्क और विमर्श पर आधारित शिक्षा थी। और इसीलिए ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लेना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। एडमिशन प्रोसेस क्या था? क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता था? एंट्रेंस एग्जाम तो था, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम आज सोचते हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखी द्वारपाल प्रणाली थी। द्वारपाल? हाँ, और ये द्वारपाल कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े और सम्मानित विद्वान होते थे। मतलब ज्ञान की पहली परीक्षा दरवाजे पर ही हो जाती थी। ठीक समझे। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी विद्वान अगर नालंदा में पढ़ना चाहता तो उसे पहले इन द्वारपालों के साथ शास्त्रार्थ यानी एक एकेडमिक बहस करनी पड़ती थी। बहस में जीतना पड़ता था। हाँ, अगर आप उस बहस में जीतते तभी आपको अंदर आने की इजाजत मिलती थी। ये कमाल तो है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। क्या इतनी मुश्किल परीक्षा किसी नए या क्रांतिकारी विचार को अंदर आने से रोक नहीं सकती थी? मतलब क्या ये सिस्टम एक तरह का बौद्धिक इको चेंबर बनाने का जोखिम नहीं उठा रहा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन शायद उनका उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि जो भी अंदर आए वो बहस और तर्क के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अच्छा। चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही इस परीक्षा में सफल हो पाते थे। बस 10 में से 2 या 3? हाँ, ये नालंदा के बौद्धिक आत्मविश्वास का शिखर था। वे कहते थे कि हमारे सबसे बड़े विद्वान तो गेट पर ही हैं, अंदर क्या मिलेगा इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। वाकई में अद्भुत। तो कौन थे वे महान आचार्य और विद्वान जिन्होंने नालंदा को ये पहचान दी?
यहाँ के आचार्यों की सूची बहुत लंबी है। शीलभद्र, धर्मपाल, गुणमती और स्थिरमती जैसे महान आचार्य थे। शीलभद्र का नाम तो मैंने सुना है। हाँ, जब ह्वेनसांग यहाँ आए थे तब शीलभद्र ही विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। लेकिन यहाँ सिर्फ बौद्ध दर्शन ही नहीं था, यहाँ नागार्जुन जैसे महान दार्शनिक थे, तो वहीं आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे, जिन्हें हम शून्य की अवधारणा का श्रेय देते हैं। आर्यभट्ट भी नालंदा से थे? हाँ, उनका गहरा संबंध था। इसके अलावा धर्मकीर्ति, असंग, वसुबंधु और पद्मसंभव जैसे कई महान विचारक यहाँ से जुड़े थे। इन्हीं विद्वानों की परंपरा को आज भी तिब्बत में नालंदा के 17 पंडित के रूप में बहुत सम्मान दिया जाता है। नालंदा की हर चीज हैरान करने वाली है, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा कल्पना को आकर्षित करती है वो है यहाँ की लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी। जब भी नालंदा का जिक्र होता है उस विशाल लाइब्रेरी की तस्वीर जहन में जरूर आती है। और आनी भी चाहिए। वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार था। उस पूरे लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का नाम था धर्मगंज। धर्मगंज? हाँ, मतलब धर्म का खजाना। इसमें 3 बहुत बड़ी कई मंजिला इमारतें थीं, रत्नसागर, रत्नोदिधि और रत्नरंजक। वाह, रत्नों का सागर, रत्नों का महासागर और रत्नों से सजा हुआ। मतलब नाम से ही लगता है कि वो किताबों को किसी खजाने से कम नहीं समझते थे। बिल्कुल। इनमें सबसे बड़ी थी रत्नसागर, जो 9 मंजिला ऊंची थी। एक तिब्बती विद्वान तारानाथ ने लिखा है कि वो इमारत इतनी ऊंची थी कि बादलों में खो जाती थी। 9 मंजिला लाइब्रेरी। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में लगभग 90 लाख पांडुलिपियां और ग्रंथ रखे हुए थे। 90 लाख! आज के डिजिटल युग में भी ये संख्या बहुत बड़ी लगती है। क्या इन किताबों में सिर्फ बौद्ध धर्म की ही बातें थी? नहीं, और यही नालंदा की सबसे बड़ी खासियत थी। ये एक धर्म का नहीं बल्कि ज्ञान का केंद्र था। यहाँ बौद्ध दर्शन के अलावा वेद, वेदांत, सांख्य, तर्कशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा यानी आयुर्वेद और खगोल विज्ञान जैसे 108 से भी ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। 108 विषय? जी। और सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, ग्रीस और फारस यानी ईरान जैसे देशों की पांडुलिपियां भी यहाँ मौजूद थीं। यह सही मायनों में ज्ञान का पहला ग्लोबल सेंटर था। इतने बड़े संग्रह को सदियों तक सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। कागज तो उस समय होता नहीं था, उन्होंने ये कैसे किया? इसके लिए उनके पास बहुत उन्नत तकनीकें थीं। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं। ताड़ के पत्तों पर? हाँ, उन्हें कीड़ों और नमी से बचाने के लिए खास तेलों से संरक्षित किया जाता था। स्याही भी खास पौधों के अर्क से बनती थी, जो सैकड़ों साल तक धुंधली नहीं पड़ती थी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो शायद उस जमाने का क्लाउड बैकअप था, वो क्या था? विद्वान और छात्र नियमित रूप से इन ग्रंथों की नकल करके उनकी नई कॉपियां तैयार करते रहते थे। ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा था। अच्छा, तो ये कोर्स का ही पार्ट था? हाँ, ज्ञान को बचाना भी उतना ही जरूरी था जितना उसे बनाना। ये सब सुनकर लगता है कि ये एक आदर्श जगह थी, एक ऐसा संस्थान जो ज्ञान का इतना बड़ा प्रकाश स्तंभ था। उसका अंत कैसे हुआ, ये समझना बहुत मुश्किल है। नालंदा का पतन एक दिन में या एक घटना से नहीं हुआ। इस पर 3 बड़े हमले हुए। 3? हाँ, पहला हमला 5वीं सदी में हूणों ने किया था, लेकिन तब के शासक सम्राट स्कंदगुप्त ने इसे फिर से बनवा दिया। दूसरा हमला 7वीं सदी में बंगाल के गौड़ शासकों ने किया, जिसके बाद सम्राट हर्षवर्धन ने इसे पहले से भी ज्यादा भव्य रूप में फिर से स्थापित किया। लेकिन जो तीसरा और आखिरी हमला था, उसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, वो हमला हुआ लगभग 1193 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी? हाँ, तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके पीछे कई कहानियां और सिद्धांत हैं। एक कहानी जो अक्सर सुनाई जाती है वो ये है कि खिलजी एक बार बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने जवाब दे दिया था। तब किसी ने उसे नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने की सलाह दी। और उन्होंने उसका इलाज कर दिया होगा? हाँ, लेकिन खिलजी ने शर्त रखी कि वो किसी काफिर की दी हुई दवा नहीं खाएगा। अच्छा। तब आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसे कुरान भेंट की और कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने ऐसा ही किया और वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया।
कैसे? बाद में उसे पता चला कि आचार्य ने कुरान के पन्नों के किनारों पर एक अदृश्य आयुर्वेदिक लेप लगा दिया था, जिसे वो उंगली से थूक लगाकर पलटते हुए अनजाने में चाट रहा था। तो ठीक होने के बाद उसे खुश होना चाहिए था। लेकिन उसे इस बात से अपमान महसूस हुआ कि इन मूर्ति पूजकों के पास उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। ज्ञान से नफरत। हाँ, ज्ञान के प्रति इस नफरत और असुरक्षा ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने नालंदा को ही जड़ से खत्म करने का आदेश दे दिया। क्या इस घटना का कोई और ऐतिहासिक नजरिया भी है? हाँ, प्रसिद्ध इतिहासकार एच.डी. सांकलिया का एक और सिद्धांत है। वो कहते हैं कि नालंदा की किले जैसी मजबूत बनावट और उसके अंदर जमा धन दौलत की कहानियों ने भी आक्रमणकारियों को इसे लूटने के लिए उकसाया होगा। मतलब कारण चाहे जो भी रहा हो, परिणाम तो भयानक ही था। बहुत भयानक। हजारों शिक्षकों, विद्वानों और भिक्षुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उस महान पुस्तकालय धर्मगंज में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि वो आग 3 महीने से भी ज्यादा समय तक जलती रही। 3 महीने तक? भारत का हजारों साल का संचित ज्ञान उस आग में धुआं बन गया। ये वाकई एक त्रासदी है। क्या कुछ भी नहीं बच पाया? कुछ भिक्षु अपनी जान बचाकर रात के अंधेरे में भागने में सफल हुए। वो अपने साथ जितनी भी पांडुलिपियां ले जा सकते थे लेकर तिब्बत की ओर भाग गए। अच्छा। उन्हीं पांडुलिपियों की मदद से ये ज्ञान परंपरा तिब्बत में जीवित रही और वहीं से पूरी दुनिया में फैली। नालंदा जमीन पर तो नष्ट हो गया, लेकिन एक विचार के रूप में वो उन पांडुलिपियों में जिंदा रहा। और फिर सदियों तक ये जगह गुमनामी के अंधेरे में खोई रही। इसे फिर से कैसे खोजा गया? लगभग 600 साल बाद 1812 में एक स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकैनन हैमिल्टन ने इन खंडरों को देखा, लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि ये क्या हैं। इसकी असली पहचान हुई 1861 में, जब पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 7वीं सदी के चीनी यात्री हुएन सैंग की डायरी के आधार पर इसका नक्शा मिलाया और दुनिया को बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि महान नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। और अब 800 साल बाद एक नया नालंदा विश्वविद्यालय हमारे सामने खड़ा है। ये विचार कैसे साकार हुआ? इस विचार को आधुनिक युग में 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पुनर्जीवित किया। डॉक्टर कलाम ने? हाँ, उन्होंने बिहार विधानमंडल में इसे फिर से बनाने का सपना दिखाया और इस सपने को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। खासकर सिंगापुर और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों ने इसमें गहरी रुचि दिखाई। तो ये फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रोजेक्ट बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन काल में था। बिल्कुल, इतिहास खुद को दोहरा रहा था। भारत की संसद ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। अच्छा। बिहार सरकार ने प्राचीन खंडहरों के पास ही 455 एकड़ जमीन दी और इसका नया कैंपस महान वास्तुकार बी.वी. दोशी ने डिजाइन किया है, जो पर्यावरण के लिहाज से एक मिसाल है। एक नेट जीरो कैंपस है ना? हाँ, एक नेट जीरो उत्सर्जन वाला हरा भरा कैंपस है, जहां सौर ऊर्जा से लेकर जल पुनर्चक्रण तक सब कुछ है। और 2016 में प्राचीन नालंदा के खंडोरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया गया। सही बात है। तो अब हमारे पास एक विश्व धरोहर भी है और भविष्य का एक विश्वविद्यालय भी। हाँ, और अब नए विश्वविद्यालय के उद्घाटन के साथ ये ज्ञान की उसी प्राचीन विरासत को आधुनिक रूप में आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो नालंदा सिर्फ एक प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं था, ये ज्ञान, तर्क, सहिष्णुता और वैश्विक सहयोग का एक जीता जागता प्रतीक था। एक ऐसी जगह जहां दाखिले के लिए आपको शस्त्रों से नहीं बल्कि शास्त्रार्थ से जीतना पड़ता था और जहां शिक्षा हर किसी के लिए मुफ्त थी। इसका विनाश एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इसका पुनर्जन्म एक नई आशा जगाता है। और एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। नालंदा की द्वारपाल प्रणाली ज्ञान तक पहुंचने के लिए एक बहुत कठोर बौद्धिक फिल्टर थी। हाँ। आज हम इंटरनेट के युग में रहते हैं, जहां सूचना का एक अंतहीन सागर है, लेकिन सच और झूठ का कोई पहरेदार नहीं। सही बात। के लिए आज हमें अपने अंदर किन बौद्धिक फिल्टरों को बनाने की जरूरत है? ये सवाल नालंदा आज भी हमसे पूछ रहा है।